जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 45। चैप्टर 7 चल रहा था हमारा। चैप्टर 7 का आज लास्ट लेक्चर होगा और ये लेक्चर की ड्यूरेशन भी कम होगी क्योंकि एक ही कंसेप्ट रह गया हमारा। इसके बाद लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज। तीन चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। एक कंसेप्ट रिकॉर्ड्स या रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे, फिर इस चैप्टर के एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? हमने टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी सीखी, प्लेज, मॉर्गेज, चार्ज। फिर इसके बाद हमने सीखा कि कौन से मॉर्गेज या चार्जेस रजिस्टर करना रिक्वायर्ड है और उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा। फिर इसके बाद हमने सीखा कि उनके पेमेंट या सेटिस्फेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। हम उस चार्ज को अगर जिस डेट के अगेंस्ट में चार्ज रजिस्टर करवाया हो उस डेट की पेमेंट हो जाए तो उसे रजिस्टर करवाने का प्रोसेस क्या है। और इसमें खास तौर पे कंसेप्ट प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान वाला हमने सीखा। उसमें हमने ये सीखा कि दोनों कंट्रीज में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। कोई भी कंसेप्ट पूरे चैप्टर में से पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। मॉडिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन का डिफरेंस देखिए। रेक्टिफिकेशन का मतलब यह है कि पहले आपने जो ओरिजिनली चीज रजिस्टर करवानी थी वो नहीं करवाई, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन में ही गलती हो गई, यह है रेक्टिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन ठीक हुई, बाद में जो लोन की टर्म्स एंड कंडीशन है उनमें किसी तरह का चेंज आया तो उसे हम मॉडिफिकेशन कहेंगे। ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट है जो हमने नेम क्लास में पढ़ा था कि एक कंसेप्ट था चेंज ऑफ नेम बाय कंपनी और एक था रेक्टिफिकेशन बाय रजिस्ट्रार। तो जो चेंज ऑफ नेम बाय कंपनी था वो समझ लीजिए मॉडिफिकेशन के इक्वल है और जो रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम था वो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्ज है। क्लियर हो गया मेरे भाई फर्क दोनों में? जी। तो ज्यादा स्वेयर कौन सा? रेक्टिफिकेशन। ठीक है। और किस में कमीशन के पास जाते हैं? रेक्टिफिकेशन के केस में कमीशन के पास जाते हैं। और जैसे नेम को रेक्टिफाई करवाना हो तो उस सूरत में भी कमीशन के पास जाते थे। और नेम उसमें कमीशन के पास नहीं जाते। नेम में रेक्टिफिकेशन के लिए कमीशन के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती थी, रजिस्ट्रार ऑर्डर इशू करता था। ठीक है, शाबाश शाबाश। तो ये फर्क है। और की क्वेश्चन? डी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है, या यूं कह लीजिए रजिस्ट्रेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डेट, कि जब आपने जिस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में देखिए जब लोन लें तो सिक्योरिटीज के तौर पे चीजें रखवानी चाहिए ना, तो जब लोन को रीपे कर दे तो वापस नहीं ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पे डी रजिस्ट्रेशन से मुराद है आपने वो जो चीजें सिक्योरिटी करवाई थी वो वापस ले ली। अच्छा, फिजिकली चीजें हैंड ओवर नहीं की जाती, इसलिए वापस लेने का मतलब क्या है कि वो जो आपने चार्ज क्रिएट किया था रिकॉर्ड में उसको आपने कैंसिल करवा दिया। ठीक है। वो कौन सी वाली टाइप ऑफ सिक्योरिटी है जिसमें फिजिकली चीजें ट्रांसफर होती हैं? प्लेज में। शाबाश। और वो कौन सी टाइप ऑफ सिक्योरिटी है जिसमें चीजों की ओनरशिप बैंक को ट्रांसफर हो जाती है? किसी केस में भी नहीं। जिस ट्रांजैक्शन में ओनरशिप ट्रांसफर हो वो सेल की ट्रांजैक्शन कहलाती है, किसी में नहीं होती। हाँ, लेकिन एक केस है जिसमें जो चीजें सिक्योर्ड होती हैं वो उनका टाइटल, उनकी ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। हाँ, ना कोई भी सिक्योरिटी अगर उसका डिफॉल्ट किया जाए तो बैंक के पास ये राइट है उसको सेल कर सकता है, उस सूरत में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन याद रखिए ओनरशिप ट्रांसफर होती है सिक्योरिटी के केस में एट टाइम ऑफ डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट ना किया जाए ना तो ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी, कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? जी जी पूछिए। जी। ऑर्डर अबाउट कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन में आल्सो बी इशूड, इसका मतलब क्या है? देखिए ये सिर्फ लीगल, ये कंपनी लॉ के केसेस में असूल नहीं है। ये जो लाइन एप्लीकेबल है ना, ये सिर्फ कंपनी लॉ के केसेस में एप्लीकेबल नहीं बल्कि ओवरऑल केसेस में एप्लीकेबल है, सिविल केसेस में भी और समटाइम क्रिमिनल केसेस में भी। इस लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन उन्होंने पूछी है कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 में है ऑर्डर अबाउट कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन में आल्सो बी इशूड। कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि जब कभी आप किसी पार्टी के खिलाफ केस फाइल करते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ अखराजात अदा करने पड़ते हैं। कुछ कानूनी फीस वगैरह, कुछ लॉयर्स की फीस होती है, वकीलों की फीस वगैरह, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाने पे। तो अगर एक एग्रीड पार्टी है और उसे अपना हक लेने के लिए अखराजात अदा करने पड़े हैं और एक फॉल्टी पार्टी है, ठीक है, उसने भी केस लड़ा, चलो उसका तो बनता था ना, वो फॉल्टी पार्टी है। लेकिन एग्रीव पार्टी जिसका कोई कसूर भी नहीं है और साबित हो जाए इसका कोई कसूर नहीं, तो बताइए जज को क्या सिर्फ ये फैसला करना चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टी वापस करो?
कि उस मुकदमे पे जो अखराजात हुए हैं वो भी उस एग्रीड पार्टी को मिलने चाहिए, वो भी मिलने चाहिए। लेकिन याद रखिए ये जज की डिस्क्रिशन पे होता है हमेशा कि एज टू कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन जज क्या ऑर्डर करे। सम टाइम जज ये ऑर्डर करता है कि जो कॉस्ट है वो रिस्पेक्टिव पार्टी खुद ही बर्दाश्त करेंगी, यानी जिसने जो केस में पैसे लगाए हैं उसी का खर्चा है। सम टाइम अगर ये लगे कि ये केस बिल्कुल जेन्युइन केस था और इसमें एग्रीव्ड पार्टी जो थी उसके साथ ज्यादती हुई है, तो जज जो फॉल्टी पार्टी है उसको ऑर्डर इशू कर सकता है क्या कि वो प्रॉपर्टी भी वापस करे और साथ ही साथ जो केस के ऊपर वो भी वापस करे। उसमें ऑर्डर अबाउट कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन जो कोर्ट इशू करेगा उसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को पेमेंट कर रही होगी। रिवर्स भी पॉसिबल है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक पार्टी बिला वजह दूसरे पे केस फाइल कर देती है और दूसरे को डिफेंड करना पड़ता है। इस सूरत में भी जज ऑर्डर अबाउट कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन इशू कर सकता है, लेकिन इसमें यह कह सकता है कि जो डिफेंडेंट है उसके जितने खराजात हुए हैं, जो एप्लीकेंट था जिसने अप्लाई किया था वो पे करेगा, वो बर्दाश्त करेगा। तो ये जो केस के ऊपर लीगल केस के ऊपर खराजात होते हैं ना, ये जज की डिस्क्रिप्शन पे है। अगर जज को लगे कि एक पार्टी मासूम है तो वो दूसरी पार्टी को ये कह सकता है कि आप इस केस के ऊपर इस मासूम पार्टी के जो खराजात हुए ना वो आप अदा करें। इसे कहते हैं ऑर्डर अबाउट कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो वो कह रहा है ये भी इशू किया जा सकता है। अच्छा, ये नहीं उसने कहा कि किसकी फेवर में इशू किया जाएगा, क्योंकि ये केस टू केस वेरी करेगा, केस टू केस वेरी करेगा, डिपेंड करता है कि केस में कौन इनोसेंट पार्टी है कौन नहीं। ठीक है, ये मतलब समझ आ गया आपको इसका जी। और कोई क्वेश्चन? शो काज नोटिस, जब कमीशन के रजिस्ट्रार के पास जाके ये कहा जाता है कि हमने पेमेंट कर दिया, क्या रजिस्ट्रार को फौरी तौर पे उस पेमेंट को रजिस्टर कर देना चाहिए? नहीं, वो रजिस्ट्रार नोटिफाई करता है बैंक को कि हमारे पास पार्टी आई है रिलीज करवाने के लिए, बताइए कि इस चार्ज को रिलीज कर दिया जाए कि नहीं किया जाए। ये एक तरह से शो काज नोटिस है। ठीक है, इसी कंटेक्स्ट में यूज हुआ ना कि रजिस्ट्रार इशू करेगा बैंक को कि अगर आपको कोई इतराज है तो आप हमें आके बता दीजिए 14 डेज के अंदर। हाँ, नॉर्मल केसेस में ये रिक्वायर्ड होता है, नॉर्मल केसेस में ऐसे होगा। और अगर 14 डेज में कोई ऑब्जेक्शन फाइल हो जाता है तो रजिस्ट्रार क्या करता है, अपने पास एंट्री कर लेता है कि हाँ जी ऑब्जेक्शन फाइल हो गया है, और पार्टी को कंपनी को कहता है भाईजान इसको जाके हाँ इसके साथ सेटलमेंट करें। और अगर विद इन 14 डेज कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं होता तो वो उसको रजिस्टर कर देगा, पेमेंट को सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज रजिस्टर कर लेगा। लेकिन अगर वो जो कंपनी है ये बैंक को पेमेंट करने के बाद उस बैंक की तरफ से एक अथॉरिटी लेटर ले आए, एक एनओसी ले आए कि हमें कोई इतराज नहीं, हमारे बिहाफ पे आप रजिस्ट्रार के पास जाके इस चार्ज को रिलीज करवा दीजिए, और बैंक साइन एंड स्टैंप कर दे। अब रजिस्ट्रार के पास रिकॉर्ड होता है, आपने ये नहीं सोचना कि जी वो कोई जाली साइन एंड स्टैंप करके जा सकता है। रजिस्ट्रार के पास सारे बैंक वगैरह का रिकॉर्ड होता है, वो उसको चेक कर लेता है। तो इस सूरत में रजिस्ट्रार के पास, क्योंकि रजिस्ट्रार ने जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी थी वो ऑलरेडी उसके पास आ गई है, तो अब शो काज नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है। 14 डेज वाला कंसेप्ट इधर अप्लाई नहीं होगा। अगर साथ ही फाइल कर दिया जाए, यानी एप्लीकेशन के साथ ही कंपनी ये जो एनओसी है ये भी फाइल कर दे बैंक का, तो फिर रजिस्ट्रार इशू नहीं करेगा शो काज। अभी यही तो बताया मेरे भाई, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या एनओसी एक ही बात है, एक ही बात। नहीं कोई बात नहीं। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? नहीं भाई, कोई और क्वेश्चन ना पूछ ले। अच्छा भाई, मैं ये हिसाब किताब नहीं रखता, मोटा मोटा हिसाब किताब रखता हूँ कि किस चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आते होते हैं। असल में ये चैप्टर ऐड हुआ है एक अटेम्प्ट पहले, उससे पहले ये नहीं होता था। तो अगर पास पेपर में आपको उसका कोई क्वेश्चन नजर नहीं आता तो इसका ये मतलब नहीं है ये हम नहीं है, ये जब पिछली टर्म में तो आया। अच्छा, इसमें भाई वॉल्यूम 1 में वॉल्यूम 2 में होंगे ना अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ तो? नहीं वो आपके देखें, नहीं इनका क्वेश्चन ठीक है, इनका क्वेश्चन वैलिड है। अब मुझे समझ आई क्या पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं सर इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आई कैप की एग्जांपल है सारी, पास पेपर किधर है, इसमें से कभी क्या इसमें आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, ये पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ, तो देखें कोई पास पेपर का क्वेश्चन नजर आया आपको? कोई क्वेश्चन नहीं नजर आया, तो क्वेश्चन इसके किधर? ऐसा वॉल्यूम 2 में इसके क्वेश्चन, वॉल्यूम 2 में मेरा भाई जरा वॉल्यूम 2 को खोल के देखें और आप मुझे बताइए उसमें क्वेश्चन हैं कि नहीं। उसमें आपको हाँ घर में, हाँ बिल्कुल, उसको भी कभी कभी खोल के देख लिया करें ताकि आपको अंदाजा हो जाए।
और मैं ये बात कहना चाहता था कि आप वॉल्यूम 2 की पूछना चाहता था, बल्कि क्या वॉल्यूम 2 की प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे हैं ना? खुदा का खौफ करें। अच्छा चले कोई बात नहीं, इतना शुक्र है अभी आधा सेशन गुजरा है तो आपने मुझे बता दिया है। कहीं हफ्ता पहले बताते हैं सेशन एंड खत्म होने से पहले, फिर मैं क्या करता। ठीक है, अब साथ साथ और सीए फाइनल के हमारे सिलेबस के मुताबिक है। मैं अन्य वहां क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करता। आपका क्या ख्याल है? मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ बस। ये मुझे पता है इसमें कोई एक लाइन भी ऐसी आ गई ना जो आपने ना पढ़ी हुई, आपने जान मेरी खानी है, तो मैं इसीलिए जो क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करता हूँ ना, तो बड़े ध्यान से इंक्लूड करता हूँ कि हमारे सिलेबस वाले हो, सिलेबस से बाहर कोई कंसेप्ट। तो अगर कोई सीफैब लेवल का भी क्वेश्चन है तो वो हमारे सिलेबस के अंदर है। अकाउंटिंग में आपका रूल होता है ना कि जब अगले सब्जेक्ट पे चले जाए तो अकाउंटिंग के पिछले सब्जेक्ट के टॉपिक भी एग्जामिनेबल है। ये कोई रूल है ना, अकाउंटिंग के टीचर बताते हैं, इस तरह का रूल है। 8 नंबर जितना भी आता है सिलेबस तो सारा शामिल है ना, यानी FR1 में इंट्रो का शामिल होगा सिलेबस, FR2 में FR1 का सिलेबस, ऐसे ही है ना। तो उसी तरह सीफैब के सिलेबस में कैफ का सिलेबस शामिल होता है। तो अगर कैफ के सिलेबस में से कोई क्वेश्चन उसने टेस्ट कर लिया है तो उसकी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कि हम कहें सीफैब का नहीं हो, सीफैब में जाके करेंगे, तो फिर पता नहीं पहुंच भी पाएंगे कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन छोड़ देंगे तो क्वेश्चन। और वैसे भी आपको पता है ICAP का लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। हाँ, लेवल बढ़ा रहा है, तो नेक्स्ट लेवल पे आ जाए आप। चलिए अब वापिस आते हैं भाई। और कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना आपने? नहीं बगा, हाँ लेक्चर का टाइम बराबर कर दिया आपने वैसे। चलिए नेक्स्ट हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं, रजिस्टर ऑफ मॉर्टगेज एंड चार्जेस। अच्छा, एक कंपनी ने जितने भी एसेट्स पे चार्ज या मॉर्टगेज वगैरह क्रिएट करवाया हुआ है, ये सारा रिकॉर्ड सेंट्रलाइज्ड कहाँ पे मेंटेन हो रहा है? रजिस्ट्रार के पास। क्या कंपनी के अपने पास भी ये रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए? किसी एक अच्छा कंपनी ने ना हर काम के लिए अलग-अलग रजिस्टर रखा होता है, हर काम के लिए अलग-अलग। छोटे होते थे, गर्मियों की छुट्टियां होती थी ना, नहीं होते थे, तो उसमें क्या करते थे? हर अलग अलग रजिस्टर नहीं, वो हमको एक ही रजिस्टर ले लेते तो उसमें सारे काम हो जाते थे। हाँ वो 3 है, वो टंग लाइन और इंग्लिश। हाँ बिल्कुल। तो रजिस्ट्रार जो कंपनी ने जो रिकॉर्ड, कंपनी के पास पैसे होते हैं तो उसने अपने हर काम के लिए अलग रजिस्टर रखा होता है। जैसे कंपनी का एक रजिस्टर है रजिस्टर ऑफ ऑफिसर्स, एक उसमें क्या कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके नाम लिखे हैं। एक है रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें क्या तो सारे नाम, कैसे पता चला आपको? एक है रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स, एक है रजिस्टर ऑफ मॉर्टगेज एंड चार्जेस, उसमें सारे चार्जेस की डिटेल। सुभान अल्लाह, यही तो कंसेप्ट है। लेकिन याद रखें हर चीज के लिए अलग, ये ना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर ही आप रजिस्टर ऑफ मॉर्टगेज एंड चार्जेस की इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर दिया, ऐसे नहीं होगा। हर काम के लिए अलग अलग रजिस्टर है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन किसी बंदे को देखने की इजाजत है, कोई इन्फॉर्मेशन किसी बंदे को देखने की इजाजत है। अब खुद बताइए, अगर किसी रजिस्टर पे मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग लिखे हों तो वो आम बंदों को, क्रेडिटर्स को देखने की इजाजत होनी चाहिए। क्रेडिटर दूर की बात है, वो मेंबर्स को भी देखने की इजाजत नहीं होती। लेकिन रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स मिनट्स वो मेंबर्स को देखने की इजाजत है, तो इसीलिए रजिस्टर लाता, क्योंकि कोई रजिस्टर में कोई इन्फॉर्मेशन है वो किसी को देखने की इजाजत है, दूसरा रजिस्टर उसमें कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होगी, वो कुछ और लोगों को देखने की इजाजत होगी। तो रजिस्टर क्या सीखा हमने? कंपनी ने अपने हर मामले का रजिस्टर अलग-अलग रखा होता है। तो अभी हम कौन सा रजिस्टर पढ़ने लगे हैं? मॉर्टगेज एंड चार्जेस, जिसमें कंपनी के मॉर्टगेज और चार्जेस की तमाम इंफॉर्मेशन होगी। कहां पे? यानी उसमें लिखा होगा, क्या लिखा होगा? कंपनी ने कौन सा लोन लिया, इस लोन किस बैंक से लिया, क्या अमाउंट है, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, और सिक्योरिटी पे क्या क्या चीजें लिखवाई हैं, ये सारी चीजें। बल्कि इसके साथ एक उस लोन एग्रीमेंट की इंस्ट्रूमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज से क्या मतलब है? लोन एग्रीमेंट, उसकी भी काफी साथ लगा दी जाती है, ताकि अगर कोई देखना चाहे ना कि असल में एग्रीमेंट में क्या तय पाया था और रजिस्टर में क्या लिखा है, दोनों में फर्क तो नहीं है, वो भी देख ले। तो ये रजिस्टर है मॉर्टगेज एंड चार्जेस, जिसमें मॉर्टगेज एंड चार्जेस की इंफॉर्मेशन है। कहां मेंटेन किया जाएगा? रजिस्टर्ड। कुछ और चीजें भी तो हमने पढ़ा हुआ है रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन की जाती हैं। प्रोस्पेक्टस की कॉपी रजिस्टर्ड ऑफिस में भी होती है। शाबाश। और कोई चीज? और कोई चीज? रिकॉर्ड्स ऑफ मिनट्स। चले यार बाकी आगे पढ़ेंगे हम। तो ये ज़हन में रखिएगा, रजिस्टर मॉर्टगेज एंड चार्जेस कहां मेंटेन हो रहा है? इन शॉर्ट कंपनी के जितने भी रजिस्टर है ना, नॉर्मली वो रजिस्टर्ड ऑफिस में ही मेंटेन हो रहे होते हैं, अलॉन्ग विद कॉपीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज। यानी रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर ऑफ मॉर्टगेज एंड चार्जेस रखा जाएगा, फिर इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज रखा जाएगा,
और फिर अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन होती है लोन एग्रीमेंट, भाई लोन एग्रीमेंट में मॉडिफिकेशन हो सकती है, तो उसकी वजह से हमारा चार्ज भी मॉडिफाई हो सकता है ना, पढ़ा था अभी। तो वो चार्ज सिर्फ रजिस्ट्रार के खातों में जाके मॉडिफाई करवाना है कि रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस में भी? क्लियर? चलिए नेक्स्ट, हु कैन इंस्पेक्ट, कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? जो क्रेडिटर होते हैं, मैं समझा जो मेंबर होते हैं उन्हें क्रेडिटर कहते हैं, और क्रेडिटर को मेंबर और मेंबर को क्रेडिटर कहते हैं। अच्छा कि आपने मेरा कंसेप्ट सीधा कर दिया। और क्रेडिटर हर वो पार्टी जिसने कंपनी से पैसे वसूल करने हैं उसे क्रेडिटर कहते हैं, खास तौर पे जो लोन देते हैं बोरोअर्स। तो बैंक एक क्रेडिटर है कि नहीं है? अच्छा, अकाउंटिंग में ना कह दीजिएगा अकाउंटिंग के टीचर को कि बैंक क्रेडिटर होता है, वो कहेंगे गलत है। वहां पे क्रेडिटर की डेफिनेशन कुछ और है, जिनसे मटेरियल बाय करते हैं सिर्फ, लेकिन लीगल डेफिनेशन क्या है लॉ में? क्रेडिटर, वो कहते हैं क्रेडिटर अगर अपनी तसल्ली करना चाहे, लोन तो दे बैठा हूं, पता नहीं चार्ज क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ, तो रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज देख सकता है कि नहीं देख सकता, और बगैर फीस के देख सकता है क्योंकि इसने लोन दिया हुआ है। मेंबर्स भी कि भाई कल कला को अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो हमारी लिमिटेड लायबिलिटी है लिमिटेड थोड़ी सी है, लेकिन है तो सही, हम देखना चाहें कि किस किस को पैसे अदा करने हैं, तो मेंबर्स भी रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस देखना चाहे देख सकते हैं, ये भी बगैर पैसों के। और इसके अलावा और कोई पर्सन रजिस्टर को देखना चाहे देख वो भी सकता है। अच्छा, आप मुझे बताइए, कंपनी एक बैंक के पास लोन लेने के लिए गई, बैंक ने कहा चार्ज सिक्योरिटी के तौर पे क्या रखवाओगे? उसने कहा चार्ज क्रिएट करेंगे हम अपने फिक्स एसेट के ऊपर। उसने कहा नहीं, मैं पहले देखूंगा कि क्या आपके फिक्स एसेट के ऊपर ऑलरेडी कोई चार्ज रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं हुआ, मुझे अपना रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस दिखाइए। कंपनी ने कहा पहले फीस जमा कराइए, बैंक ने कहा फीस के बगैर, लॉ में लिखा हुआ है फीस के बगैर फीस डिपॉजिट होगी कि नहीं? ये क्रेडिटर में आएगा बैंक या अदर पर्सन में? अदर पर्सन में। शाबाश, क्यों भला? अभी लोन दिया नहीं हुआ, अभी लोन दे, अभी इसको फीस जमा करानी पड़ेगी। हाँ, जब लोन देने के बाद चेक करना चाहे कि रजिस्टर क्रिएट हो गया कि नहीं चार्ज, वो बगैर फीस के इंस्पेक्ट कर सकता है। और अगर कंपनी सेक्रेटरी रिफ्यूज कर दे, क्रेडिटर आया इंस्पेक्ट करने के लिए, कंपनी सेक्रेटरी ने कहा मैंने रजिस्टर मॉर्गेज चार्जेस नहीं दिखाना, तो क्या करे बैंक? क्या करे? बैंक जाए रजिस्ट्रार के पास, उससे शिकायत लगाए कंपनी सेक्रेटरी की कि सर कंपनी सेक्रेटरी है, हम रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्ज इंस्पेक्ट करने के लिए आए, इसने रिफ्यूज कर दिया। रजिस्ट्रार का हो इसने तो रिफ्यूज किया, तो ये तो जुर्म किया इसने। रिफ्यूज करके इंस्पेक्शन ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस, रजिस्टर को की इंस्पेक्शन को रिफ्यूज करना ऑफेंस है। ऑफेंस का मतलब जुर्म है, और इस जुर्म की सजा क्या है? पेनल्टी ऑफ लेवल 1। बताइए, पेनल्टी ऑफ लेवल 1 बड़ी होती है कि लेवल 3? ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ चलिए, ठीक है। पेनल्टी ऑफ लेवल 1 रजिस्ट्रार में ऑर्डर। हाँ, और पेनल्टी के साथ साथ रजिस्ट्रार क्या कहेगा? अभी इंस्पेक्शन हो गई, इंस्पेक्शन का भी ऑर्डर, ये नहीं सिर्फ पेनल्टी दे दी तो बात खत्म हो गई। हाँ बिल्कुल, उस रजिस्टर की इंस्पेक्शन, उसी रजिस्टर की इंस्पेक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ ये? ये था हमारा रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस। अब ऐसा करते हैं, मैं नहीं छुट्टी नहीं करते, अभी हमने ये रिकॉर्ड ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस पढ़ा है, आप इसकी रीडिंग कर लें, और आपके पास 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में आपने इसकी रीडिंग करनी है, क्वेश्चन पढ़ने हैं और एमसीक्यूज। शाबाश, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। 5 मिनट के बाद फिर हम दोबारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, अब की बार क्वेश्चन और एमसीक्यूज की। पास कीजिए जी। अब क्वेश्चन की डिस्कशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 5। XYZ Limited gave intimation to registrar that on 24th March 2021 it has repaid its loan to ABC Bank and requested the recording of relevant satisfaction of charge। ठीक है, कर सकते हैं हम, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ड्यूटी है कंपनी की सेटिस्फैक्शन के वक्त इसको रजिस्टर करवाना। द रजिस्ट्रार सेंट शो कॉज नोटिस टू ABC Bank. ABC Bank objected to satisfaction of charge on the ground that some loan processing charges are still due. What shall be registrar's course of action in this situation? क्या रजिस्ट्रार को चार्ज रजिस्टर कर देना चाहिए? सॉरी, सेटिस्फैक्शन रजिस्टर कर देनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? अपने रिकॉर्ड में लिख दे कि एतराज आ गया, और फिर कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि बैंक ने ऑब्जेक्शन रेज किया है, इसको सेटिस्फाई कीजिए, फिर आके रजिस्ट्रेशन करवाइए। क्लियर है? क्वेश्चन 6। अफसर इज क्रेडिटर ऑफ XYZ Limited.
He applied for inspection of register of mortgage and charges, but his request was declined by company secretary of XYZ Limited, who insisted on payment of fee, which officer refused to pay. Is company secretary justified in refusing the inspection? क्यों justified क्यों नहीं? क्योंकि क्रेडिटर है, क्रेडिटर विदाउट पेमेंट ऑफ फी भी इसका राइट है रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस को इंस्पेक्ट कर सकता है. कंपनी सेक्रेटरी जस्टिफाइड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन 7. Aslam, who is an employee of XYZ Limited but neither the member nor creditor, applied for inspection of copy of instrument creating mortgage, but his request was declined by company secretary of XYZ Limited, who insisted on payment of fee as fixed by the company, which Aslam refused to pay. Is company secretary justified in refusing? तो justified कैसे है? हाँ, वो ना मेंबर है ना क्रेडिटर, ये अदर पर्सन की कैटेगरी में आएगा और अदर पर्सन इंस्पेक्शन कर तो सकते हैं लेकिन फीस पे करने के बाद. क्लियर? नेक्स्ट MCQs. Question 1. The Companies Act 2017 requires certain charges including mortgage and pledge that must be registered. लिस्ट पढ़ी हुई है ना हमने. वैसे तो हर तरह का प्लेज मॉर्गेज चार्ज रजिस्टर करवाना चाहिए लेकिन लिस्ट भी दी हुई है. चूज द वन विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड. बताना है कौन सी वाली ऐसी चीज है जो रजिस्टर होना रिक्वायर्ड नहीं. फ्लोटिंग चार्ज ऑन द अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड. लिस्ट में शामिल थी ये पॉइंट. वो लिस्ट जिसमें उसने बताया था हमें कि चार्जेस कौन कौन से रजिस्टर होंगे शामिल था. तो इसका मतलब ये है कि ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है. हमने वो ढूंढना है जो कि करवाना रिक्वायर्ड नहीं है. ये रिक्वायर्ड है, इसको छोड़ दें. A mortgage or charge on book debts of the company required है, छोड़ दें. Promissory note given to secure the payment of enemy. ये negotiable instrument है. शाबाश. Promissory note, bill of exchange वगैरह ये negotiable instrument है. ये रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड नहीं. करेक्ट ऑप्शन हुई सी. D, a charge on goodwill or any intellectual property. ये भी रिक्वायर्ड चार्जेस की लिस्ट में शामिल था. तो करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई सी. नेक्स्ट सेकंड MCQ. A charge was created on property of KLM Limited on 30 June 2021. What is the latest date by which such charges must be registered? 30 जुलाई. ठीक है, 30 जून हो गया ना. तो 1 2 3 30 दिन 30 जुलाई तक. 30 जुलाई तक बी ऑप्शन करेक्ट है. 31 जुलाई तक नहीं, 31 जुलाई तक तो 30 से ज्यादा दिन हो जाएंगे. A charge was created in UAE on the property situated in UAE belonging to JKL Limited on 30 जून 2021. बाहर के मुल्क से लोन लिया, बाहरी चार्ज रजिस्टर करवाया, तो पाकिस्तान में तो किसी एंट्री की जरूरत नहीं है. तो कैसे पता चला पाकिस्तान की कंपनी है? नाम ही ऐसा नहीं. पाकिस्तान की कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है लिमिटेड का वर्ड इंक्लूड करना. फॉरेन कुछ कंपनीज के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है. वो इन बाजू का इनकॉर्पोरेशन का वर्ड यूज करते हैं. हाँ, बिल्कुल. These documents posted from UAE to Pakistan take 3 days in ordinary course of post. डॉक्यूमेंट्स जो UAE से भेजे जाए पाकिस्तान में 3 दिन में पहुंचते हैं. What is the latest date by which such charge must be registered? 30 जून ही 30 दिन मजीद देने हैं. तो 30 जून के बाद 30 जुलाई होना चाहिए था, लेकिन अब 30 जुलाई में 3 दिन ऐड करेंगे. 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त. तो 2 अगस्त करेक्ट ऑप्शन है हमारी बी. 2 अगस्त तक हमने इसको रजिस्टर करवाना है. चार्ज डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाने चाहिए उसके 30 दिन के अंदर. ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स वाली बात हमने पढ़ी थी ना. 4. इफ ए चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड द रेलिवेंट लोन नीड नॉट बी रीपेड एट ऑल. नहीं, वो लोन फिर भी पेबल होता है लेकिन उसका स्टेटस सिक्योर्ड की बजाय अनसिक्योर्ड डेट होता है. द मॉर्गेज आर चार्ज यानी जो सिक्योरिटी थी वुड बी वाइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर एंड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. यस, बी ऑप्शन करेक्ट है. The mortgage or charge would be valid against the liquidator of the company. The mortgage or charge would be valid against the creditor. B option correct. Clear? 4 के बाद 5. Which of the following is correct with respect to duty or right as to registration of mortgage and charges? Correct statement ढूंढनी है हमने. Only the borrowing company can file the mortgage or charge for registration. नहीं, borrowing भी कंपनी भी फाइल कर सकती है, lender भी कर सकता है. Only the charge holder can file the mortgage or charge for and shall bear the cost of registration. 2 गलतियां. एक तो ये कह रहा है ओनली चार्ज होल्डर नहीं, इसके साथ बोरोइंग कंपनी भी फाइल कर सकती है. और दूसरा कह रहा है चार्जेस के जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं ये चार्ज होल्डर बेयर करेगा. चार्ज होल्डर बेयर नहीं करेगा, बोरोइंग कंपनी बेयर करेगी.
तो करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई बी, क्योंकि उसने करेक्ट पूछा है ना। तो ए भी गलत, बी भी गलत। सी, इधर द बोरोइंग कंपनी आर द चार्ज होल्डर कैन फाइल द मॉर्गेज आर चार्ज फॉर रजिस्ट्रेशन, ये बात ठीक है। एंड सच कंपनी आर चार्ज होल्डर एज द केस में भी शैल बेयर द कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोरोइंग कंपनी बेयर करेगी। डी, इधर द बोरोइंग कंपनी आर द चार्ज होल्डर कैन फाइल द मॉर्गेज आर चार्ज फॉर रजिस्ट्रेशन एंड बोरोइंग कंपनी शैल बेयर द कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट 6, a company shall give intimation of the payment or satisfaction in full of any mortgage or charge to the registrar in the manner specified within a period of 30 days। लोन लिया हो उसको रजिस्टर करवाने के लिए भी 30 डेज है, रीपे किया हो उसको भी रजिस्टर करवाने के लिए 30 डेज है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या बनी? बी। नेक्स्ट 7, Which of the following is incorrect in relation to satisfaction of mortgage and charges? Incorrect statement ढूंढनी है। The registrar may record the satisfaction of charge even when no intimation has been received by him from the company। ये कर सकता है, स्पेशल पावर कल पढ़ी थी हमने। टू दी सेटिस्फैक्शन, अगर एविडेंस मिल जाए उसे टू ही सेटिस्फैक्शन, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब हमने इनकरेक्ट ढूंढनी थी, ये स्टेटमेंट नहीं हमारी सही। B, the registrar shall send notice to charge holder to show cause as to why the satisfaction of charge may not be recorded as intimated to him regardless of whether a objection of certificate on behalf of holder is furnished by the company with the intimation। यानी कह रहा है चाहे आप एनओसी फाइल किया या चाहे नहीं फाइल किया, आपने हर केस में शो काज नोटिस जरूर सेंड करना है। ठीक है, हर केस में नहीं करना। अगर एनओसी फाइल कर दिया साथ एप्लीकेशन के, फिर उस सूरत में शो काज नोटिस नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? बी। इनकरेक्ट ढूंढनी था, बाकी तो करेक्ट ऑप्शन है। सी, इफ नो cause is shown by charge holder of the mortgage charge, the registrar shall accept the memorandum of satisfaction and make the entry in the register of charges kept by him। अगर कोई एतराज नहीं फाइल किया जाता तो रजिस्ट्रार ये समझ सकता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी भी ठीक। डी, इफ एनी cause is shown by charge holder, the registrar shall record a note to that effect in the register of charges and shall inform the company। ये तो अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा, जिसमें पार्टी ने कहा मेरे कुछ लोन प्रोसेसिंग चार्जेस पेंडिंग है, अभी वो मुझे रिकवर करवाने दें। 8, commission shall grant relief on being satisfied that the omission or misstatement in the registration of mortgage and charges is not of a nature to prejudice to the position of creditor or shareholders of company। prejudice का मतलब है harmful। अगर कमीशन कब ऑर्डर करेगा? सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर करवा, ये ओमिशन या मिसस्टेटमेंट को ठीक करवाने के लिए, जब वो समझेगा कि किसी क्रेडिटर या मेंबर को का उसका राइट इफेक्ट नहीं हो रहा, हार्मफुल नहीं उसके लिए। was accidental or due to inadvertence or some other sufficient cause, वो गलत फहमी की वजह से या गलत रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत चार्ज रजिस्टर हो गया, तो उस सूरत में भी कमीशन अलाउ कर सकता है। सी, ऑन ग्राउंड दैट इज जस्ट एंड इक्विटेबल टू डू सो। तो किस केस में फिर? सब में, एनी वन और मोर ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, in relation to rectification or registration of charges and mortgage and charges, the commission on such terms and conditions as seem to the commission just and expedient may order that the omission or misstatement be rectified। rectification का ऑर्डर कर सकता है। time for filing the required particulars be extended, time को extend भी कर सकता है। as to the cost of application as it thinks fit, cost of application का भी ऑर्डर कर सकता है। तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी, कमीशन सब कुछ कर सकता है जो लिखा हुआ। 10, a company did not maintain proper register of mortgage and charges and a charge registered with the registrar was omitted from the register maintained by company. Which of the following is not a consequence thereof? इसमें से कौन सा consequence नहीं है? The charge shall become void against the liquidator and creditor of the company। ये होता है कि नहीं होता? क्यों नहीं होता? हाँ, तो जब रजिस्टर नहीं करवाएंगे नहीं, ये उसने कहा रजिस्टर नहीं करवाया, रजिस्ट्रार के पास नहीं करवाया, अपने रजिस्टर में नहीं करवाया। A company did not maintain proper register of mortgage and charges and a charge registered with the registrar was omitted। रजिस्ट्रार के साथ चार्ज रजिस्टर करवा दिया हुआ है, अपने रजिस्टर में वो उसकी एंट्री करना भूल गए। Which of the following is not a consequence? Charge shall become void, charge valid है क्योंकि रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर हो गया हुआ है। Such violation shall be an offence punishable under the act। ये ठीक है।
एनी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी लेवल 1 पेनल्टी, ये भी ठीक है। तो क्या ठीक नहीं है? नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं नहीं, ये दोनों करेक्ट है, बी और सी, ए इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन में क्या सिलेक्ट की? ए। जो ऑफिसर जिसकी ड्यूटी लगाई है वो भी लायबल होगा। चलिए, इसके साथ हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिस्कशन भी कर ली हमने, एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए। कल इंशाल्लाह नया दिन, नए चैप्टर, फ्रेश माइंड के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।